स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं हर संडे की तरह इस संडे भी नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर में आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूं जवाब। चुनिंदा इसलिए क्योंकि सभी सवालों को पढ़ना, उनके जवाब देना, रिप्लाई देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अपनी फैमिली बड़ी हो रही है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा है कि मैं ट्राई तो करता हूँ हर किसी के सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन यहाँ पे संडे कमेंट बॉक्स में चुनिंदा ही कमेंट्स मैं ले पाता हूँ, ऐसी कमेंट्स जिनमें आपको कुछ सीखने को मिले और एक सवाल में लगभग 10, 15, 20, 25, 50, 100 लोगों का जो है क्यूरीज सॉल्व हो जाए। यही मेरा पर्पस है। खैर बढ़ते हैं आगे, और पहली कमेंट जो भेजी है, पहला सवाल जो पूछा है, ये एक्चुअली मराठी में लिखा है इन्होंने, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दूंगा आपको। इनका नाम है विष्णू शिंदे और ये लिखते हैं, मी 25 फेब्रुवारीला शाईन घेतली आहे आणि एक प्रॉब्लेम सारखा येतोय, तो म्हणजे फर्स्ट गियर अडकतोय आणि फर्स्ट गियर टाकला तरी गाडी ढकलत नाहीये, परत न्यूट्रल करून गियर टाकावा लागतोय। हा प्रॉब्लेम गेल्या 7-8 दिवसांत 4 वेळा आलाय। इन्होंने लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको, इन्होंने शाइन ली है फरवरी महीने में कुछ दिनों पहले। अब उसमें गियर प्रॉब्लम आ रहा है। फर्स्ट गियर में जब ये गाड़ी डालते हैं तो पिकअप जो होता है, जो एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और ये कभी कभी रिवर्स लेना पड़ता है उसे, मतलब न्यूट्रल में लाना पड़ता है, फिर फर्स्ट में डालना पड़ता है, फिर वो गाड़ी जो है कहीं ना कहीं पुल हो पाती है और फिर वो चल पाती है, और कभी कभी अटकता भी है। तो एक्चुअल ये प्रॉब्लम क्या है? देखो ऐसा है शिंदे जी, आपकी जो गाड़ी ली है आपने, इसमें डेफिनेटली गियर बॉक्स में जो फर्स्ट गियर का रिंग होता है, जिसे हम थ्रेड जिसे लगाए हुए होते हैं, मराठी में बोलू तो ज्यांना दात असतात नाही का, असलं मधले राउंडली असतं, ते कुठेतरी खराब झालेला है, वो कहीं ना कहीं खराब हो चुका है और उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये कंपनी में जाके ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी लोकल मैकेनिक से करवाते हो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कंपनी की वारंटी सर्विस जो होती है वो खत्म हो जाएगी। तो बेटर वे, मेरी सजेशन ये है आपके लिए कि आप कंपनी में जाकर के, जो उनका सर्विस सेंटर है वहां पर जाकर के इस प्रॉब्लम को बताओ और इसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करो, क्योंकि थ्रेड्स अभी जितने हैं उतने भी नहीं रहेंगे, बाद में वो घिस जाएंगे और फिर गियर बॉक्स डैमेज हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आप पहले वहां पर जाकर के ये सारा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करो। अगली कमेंट जो है वो है प्रशांत सिंह, इन्होंने 2 बार लिखा है, एक्चुअली अलग अलग मतलब एक ही कमेंट है, 2 बार में मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। मैंने 4 दिन पहले बाइक ली है और मुझे ये सब नहीं पता था, और मैंने 80 की स्पीड में पहली गाड़ी रोड पर, खाली रोड पर चला दी, तो क्या मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम होगा? मैंने एक वीडियो बनाया था, प्रशांत सिंह जी ने कमेंट करी है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि पहली सर्विस दूसरी सर्विस तक आपको 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही गाड़ी को चलाना है, ज़्यादा भगाना नहीं है। नई गाड़ी को स्लो ही चलाना है, क्योंकि उसके इंजन के जो स्पेयर पार्ट होते हैं, वेयर एंड टेयर होते हैं, उनका अच्छे से जो भी है, गाड़ी लॉन्ग टाइम तक टिकने के लिए, इंजन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने के लिए। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। तो इन्होंने पूछा है कि मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, तो मैंने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला लिया है। देखो ऐसा है प्रशांत जी, आपने कितने किलोमीटर तक चलाई है? स्पीड बताया आपने 80 का, लेकिन कितने किलोमीटर तक चलाई है वो भी डिपेंड करता है। अगर 20, 25, 50 किलोमीटर तक आपने कंटिन्यूसली चला दी तो शायद कुछ हो सकता है। वैसे भी ये तो लक के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी कौन सी है, कौन सी ली है आपने, वो भी नहीं बताया। लेकिन अलग अलग कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग पे भी ये डिपेंड करता है। अगर होंडा है, यामाहा है, मतलब जापानीज टेक्नोलॉजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं आता है, चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। इसके बाद ये तो है, चलो और भी कई सारी कंपनियां हैं जिनके इंजन कुछ हद तक अच्छे होते हैं, स्मूथ होते हैं, सबको पता है। तो ऐसा है कि गाड़ी कौन सी है आपकी, ये आपने मेंशन नहीं किया है। कितने किलोमीटर तक कंटिन्यू आपने दौड़ाई, उसे चलाई, भगाई, वो अभी तक मेंशन नहीं किया है इस कमेंट में। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे से आपकी फर्स्ट सेकंड जो भी सर्विसिंग होगी, वहाँ तक कम से कम 1500 किलोमीटर तक उसे नॉर्मल किलोमीटर पे चलाओ, 1000 किलोमीटर जो भी है, 1000-1200 किलोमीटर तक उसे नॉर्मली चलाओ। ज़्यादा रेव मत करो गाड़ी को, ज़्यादा लोड मत बिठाओ, ज़्यादा स्पीड में मत चलाओ। ये क्यों कह रहा हूँ, इसकी लिंक बाकी लोगों को अगर पता नहीं है मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि शुरू में गाड़ी कम स्पीड में क्यों चलानी चाहिए, उसका जवाब आपको नीचे मिल जाएगा। तो प्रशांत जी, मेरे हिसाब से मैंने आपका जवाब दे दिया है। इस गाड़ी को अभी फिलहाल अभी से केयर करना शुरू कर दो और आगे ज़्यादा मत भगाओ, शायद आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज नहीं हुआ हो, वही उम्मीद कर सकते हैं। मोहम्मद तायूब, इन्होंने लिखा है, अगली कमेंट है मोहम्मद तायूब, ये लिखते हैं, नाइस इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर, आई हैव क्वेश्चन फॉर यू सर, 4-5-6 बार सर, नो प्रॉब्लम। मेरी बाइक का रियर अलॉय व्हील कट गया है और कंपनी वाले बोल रहे हैं कि अलॉय व्हील चेंज करना होगा, रिपेयर होता है क्या, और अगर होता भी है तो ये सक्सेस होती है क्या? मोहम्मद तायूब जी,
अलॉय व्हील जिस मटेरियल से बनता है, ये 3-4 मटेरियल का मिक्सचर्स होता है, अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं, हार्ड होता है ये, डैमेज हो जाने के बाद ये वापस नहीं जुड़ता वेल्डिंग से या फिर किसी और चीज़ से। आजकल नया इनोवेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, अभी तक इंडिया में नहीं आया, लेकिन आउट ऑफ इंडिया स्टील के अलॉय व्हील्स आपको जो है देखने को मिल जाएंगे आगे कुछ आने वाले टाइम में, शायद आए भी ना इंडिया में, वो वाली चीज़ अभी तक इंडिया में नहीं आई है। तो आप एक काम करो, ज़्यादा अगर डैमेज है, कितना डैमेज है ये आपने बताया नहीं है, ज़्यादा अगर डैमेज है तो उसका पहले तो आप मेरे इंस्टा पे आप उस जो फोटो है उसका मेरे साथ शेयर करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की लिंक दे रखी है, वहाँ पर फोटो शेयर करो, मैं बता दूंगा आपको। और फिर भी अगर बहुत ही ज़्यादा डैमेज है तो डेफिनेटली आपको चेंज करना ही होगा, क्योंकि चलती गाड़ी में अगर अलॉय व्हील टूट जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो एक्सीडेंट के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। तो रिस्क मत लो, जान से कीमती कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, आप उसे चेंज कर दो, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादा डैमेज है तो टूटने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगली जो कमेंट है वो है अनिकेत गालर, नाम लेने में कुछ गड़बड़ी हो गई तो सॉरी। और ये लिखते हैं, भाई इंडिकेटर मॉडिफिकेशन लीगल है क्या? इंडिकेटर मॉडिफिकेशन शायद लीगल हो सकता है, वो किस तरह से आप मॉडिफाई कर रहे हो ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। लीगल चीज़ वो होती है जो कि गाड़ी की पहचान ना बदले, और इलीगल चीज़ें वो होती है जो पूरी की पूरी गाड़ी की पहचान को बदल दे। आरटीओ को या फिर पुलिस ऑफिसर को, जैसे आपने गाड़ी शोरूम से उतारी है, वो जैसे आपने आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड कराई है, अगर वो वैसी रोड पर नहीं दिख रही है दैट इज इलीगल, यानी उसमें बहुत कुछ मॉडिफाई कर रखा है आपने और वो वैसी की वैसी नहीं दिख रही है तो दैट इज इलीगल। और अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर दिया, जैसे इंडिकेटर आपने बताया, ऐसी कोई चीज़ें चलती भी है, लेकिन इसमें मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह पाऊंगा कि इलीगल है या फिर लीगल है ये इंडिकेटर्स की चीज़। इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा और अगर आप लगा रहे हो, मतलब एलईडी के लाइट्स वगैरह लगा रहे हो और ताक झाक वाले लगा रहे हो जो बार बार चमकते हैं, तो वो चीज़ें शायद लीगल नहीं हो सकती है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। फिर भी आप एक बार जो है मेरा जिस वीडियो पे मैंने ये आपने कमेंट डाली है वो वीडियो जाकर देख सकते हो, इसमें आपको पता चल जाएगा, माइंड से स्किप हो रहा है अभी। अगली जो कमेंट है इंस्टा पर मुझे भेजी है और ये है प्रदीप मांझी। भैया मेरे को पल्सर 150 BS6 सिल्वर वाला लेना है, बहुत यूज़र बोल रहे हैं कि इसका सस्पेंशन कटअप हो जाता है, कट साउंड करता है, साउंड कुछ बहुत ज़्यादा, हेल्प में आउट पल्सर 150 नियॉन के रिव्यू निकालिए प्लीज़ बताएं, मुझे पल्सर 150 125 बहुत पसंद है, डिस्क के एकदम मोड ऑफ हो गया है, भैया कुछ सजेस्ट कीजिए। प्रदीप भैया देखो ऐसा है कि आपने किसकी वीडियो देखी मुझे पता नहीं, उसके अलावा भी कोई वीडियोस है यूट्यूब पर डाले हुए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, मतलब जब कंपनी बनाती है तो ये सोच के कभी नहीं बनाती है कि वो ख़राब बने या फिर वो लोगों को नाराज़ करे। तो अगर ऐसा होता तो पल्सर ये ब्रांड बेचा ही नहीं जाता। इसलिए आप ये ख्याल दिमाग से निकाल दो, जिस किसी का वीडियो आपने देखा होगा उसको शायद वो प्रॉब्लम फेस हो रहा होगा, उसको शायद वो प्रॉब्लम आ रखा होगा, लेकिन हर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि इसमें इस तरह के कुछ प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, अगर 10 में से 2 लोग ऐसा कह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सोचना थोड़ा सा बनता है, लेकिन अगर 100 में से 1-2 कह रहे हैं तो आपको ये चीज़ निकाल देनी है। और वैसे भी आप जब शोरूम पे जाओगे, जिस भी यूनिट को आप सिलेक्ट करोगे कि मुझे इसको परचेस करना है, जो भी रहेगा 15-20 यूनिट लगे हुए रहते हैं, उसमें से कोई एक यूनिट निकालो, अच्छे से चेक करो। टेस्ट राइड तो यूनिट की नहीं देते, लेकिन उसे बाहर से आजू बाजू से जो भी है अच्छे से चेक करके उसकी डिस्क देख लो, कहीं जंग वगैरह लगा हुआ नहीं है, कहीं पे डैमेज नहीं है, ये सारी चीज़ें देख लो। उसके बाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जैसे गाड़ी शोरूम में बाहर से ही आती है, वो शोरूम पे ही नहीं असेंबल होती है, बाहर से आते वक्त हो सकता है ट्रांसपोर्ट में कुछ 19-20 हो गया हो, उतारते वक्त मैन्युअली उतारा जाता है, आजकल क्रेन से उतारा जा रहा है, लेकिन पहले मैन्युअली उतारा जाता था। आज भी कुछ जगह पे मैन्युअली ही गाड़ियाँ उतारी जाती है ट्रकों में से। तो ऐसे में कुछ हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है, वो चेक कर लो, अगर नहीं है तो फिर आप खरीद सकते हो। और जैसे आपने कहा है कि ये मूड ऑफ हो गया, तो अगर आपको बाइक अच्छी लगती है तो फिर किसी और का क्या सुनना, पैसे तो आप ही लगा रहे हो, बाकी आपकी मर्जी। अगर ब्रांड पसंद नहीं है तो आप दूसरी ओर जा सकते हो, मार्केट में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो आप किसी और भी गाड़ी के ओर जा सकते हो। लेकिन पल्सर वैसे अच्छा ब्रांड है, बहुत ही बढ़िया इसका स्पीड रहता है, गाड़ी अच्छी है, तो आप इसे परचेस कर सकते हो। पर्सनल मेरा सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा। और ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो, हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक आध बंदे को प्रॉब्लम आया होगा, बाकी हर किसी को नहीं आया होगा, क्योंकि कंपनी ब्रांड बनाती है सबके लिए, सबको अलग अलग एक्सपीरियंस उसका आता है। मेरे खुद के पास पल्सर 180 है, पल्सर 150 है, एवेंजर 180 है, बजाज के 2 प्रोडक्ट, डिस्कवर आया करती थी, मैं यूज़ करता हूँ, मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप ले सकते हो। अगली कमेंट भी इंस्टा पर में जो है पूछी गई है, विजय मोहापात्रा।
विजय मोहापात्रा ये लिखते हैं, हाय सर, आई हैव अ क्वेश्चन, आई वांट टू बाय न्यू क्लासिक 350 होंडा CB 350 ड्यूक 200 शोरूम आर 250 किलोमीटर माई विलेज, देन आई अबाउट आई हैव पॉसिबिलिटी 250 किलोमीटर फ्रॉम सर्विस। ओके, पढ़ लिया मैंने, टाइम ज़्यादा ना जाए इसलिए मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैं आपको समझा देता हूँ। शोरूम से इनका घर 250 किलोमीटर है, जो विजय जी है उनका, और इन्होंने 3 गाड़ियाँ सिलेक्ट की है, एक क्लासिक 350 है, ड्यूक 350 है और दूसरी CB 350 जो होंडा की ओर से आती है। अब इन तीनों ही गाड़ियों का शोरूम 250 किलोमीटर दूर है इनके घर से। तो ऐसा है कि पहली सर्विसिंग 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पे करवाने को बोलते हैं शोरूम वाले। तो अगर ये गाड़ी लेने जाते हैं तो आते वक्त 250 किलोमीटर हो गया और फिर जाते वक्त 250 किलोमीटर हो गया, तो 500 किलोमीटर मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह ना, सर्विसिंग जैसे ही गाड़ी उतारी शोरूम से घर पे आए और फिर लेकर के गए, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अगर 600 800 900 किलोमीटर इन्होंने चला दी तो, ऐसा इनका पूछना है। तो विजय जी बिल्कुल सही है कि 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पर पहले सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो गाड़ी में कुछ हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो बेटर वे कि आप 700-800 किलोमीटर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही गाड़ी आप घर पे लाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 किलोमीटर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में आपको ये प्रॉब्लम तो उठाने ही पड़ेंगे, बाद में सर्विसिंग की जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है, यानी किलोमीटर्स बढ़ जाते हैं। आई थिंक कुछ 2000 1500 किलोमीटर पे दूसरी सर्विसिंग करवाने को बोलते हैं, इतना याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन होता है इतना कुछ, शायद 4000 किलोमीटर भी हो सकता है, 2500 ऐसा कुछ होता है। तो वो टर्न थोड़ा लंबा है। अभी आपको 500-600 किलोमीटर के लिए गाड़ी की 2 बार रनिंग तो करवानी ही पड़ेगी। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, जब भी आप गाड़ी लेकर के आओगे तो ज़्यादा स्पीड में नहीं लेकर के जाना है। 250 किलोमीटर में 6 घंटे 7 घंटे लगते तो भी चलता, लेकिन स्पीड में मत लाना, नई गाड़ी है। इधर से जाते वक्त भी स्पीड में मत लाना, नई गाड़ी है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर उस हिसाब से आप आपकी गाड़ी की सर्विसिंग कर सकते हो, उसका मेंटेन भी कर सकते हो, क्योंकि ये पहली सर्विसिंग के लिए ही दिक्कतें आपको उठानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई नहीं। आपके भी कुछ सवाल है, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख करके भेजना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक की भी लिंक दे रखी है, इंस्टा पर फॉलो करके वहां पे आपकी दुविधाएं आप पूछ सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। प्रैक्टिकली सभी के जवाब देना पॉसिबल नहीं है, चुनिंदा कुछ कमेंट्स जो मेरी नजर में आती है उनका मैं जवाब डेफिनेटली देने का ट्राई करूंगा। इसी के साथ अगर आप किसी भी गाड़ी का यूज कर रहे हो, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसका ओनरशिप रिव्यू, रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो कल मंडे है, हर मंडे में लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा भेजे गए रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर ओनरशिप रिव्यू को मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करता हूं। उससे होता यह है कि आपके साथ जो घट रही घटनाएं हैं वो बाकी लोगों तक पहुंच जाती है और उनका बाइंग डिसीजन ईजी हो जाता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, बस यही जुड़ाव आगे और ज़्यादा बढ़ाना है। अब तक अपनी फैमिली 78,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गई है, इसे और बड़े मुकाम तक लेकर के जाना है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।